हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। तो रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज हम लोग करने वाले थे और रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज के फेज 1 में हम लोग यूपी पीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने वाले थे 2018 से। तो आज हम लोग जो 2018 का पार्ट 1 करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो PYQ_पीडिया पे मिल जाएगी। और इसमें सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्वेश्चन का ABC करके डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ एवरी क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुई थी और 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुई थी, तो उस पर क्वेश्चन आए थे। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि 22 में कहाँ हुई थी, क्या सिचुएशन थी, और उसके बाद 26 में कहाँ होगी। ठीक है, तो वो ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में है, किसी कहीं के डायरेक्टर जनरल का पूछा हुआ है, तो उस समय कौन थे, तो वो हमारे लिए तो अभी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आज के समय में वो कौन है तो वो हमारे लिए वो अगर हम कर लेते हैं तो हमारा करंट अफेयर्स भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, सो हम लोग उस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यू 1 से लेकर के 50 तक आज करेंगे, देन फिर नेक्स्ट वीडियो में 51 to 100, देन फिर वो तो ऐसे 2018 की एक डिटेल एनालिसिस हो जाएगी। फिर हम लोग 19, 20, 21 करेंगे, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस जो 2018 से है वो जो कंप्लीट हो जाएगी, देन विल स्टार्ट द सब्जेक्ट वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट नहीं करते हैं, सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज इन रशिया। तो 14 जून से 15 जुलाई तक फीफा वर्ल्ड कप हुई थी रशिया में 2018 में। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि इसमें आप बताइए कि कितने टीम ने पार्टिसिपेट किए थे। नाउ 2018 के क्वेश्चन तो अभी पूछेंगे नहीं, सो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे 2023 चली तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, तो ये कतार में हुआ था। ठीक है, कतर में हुए थे। देन फिर आपको इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो इसकी तो आंसर 32 है, बट 22 में भी 32 टीम ने पार्टिसिपेट किए थे। और इसके बाद अब जो वर्ल्ड कप होने वाली है 2026, वो कहाँ पे होगी, वो कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए तीनों कंबाइंड करा रहे हैं, और इसमें आपको 48 टीम पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, विल बी पार्टिसिपेटेड। तो ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई करंट में कि अगर 22 में कहाँ है, फीफा पे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट ऑन May 11, 2018। मतलब मोदी जी आपके नेपाल विजिट में थे 2018 में, तो वहाँ पे उन्होंने रामायण सर्किट को शुरुआत की थी। कौन सी कंट्री में थे, तो ये उस समय का न्यूज़ था। बट अभी आपको याद रखना है कि रामायण सर्किट में उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी जगह आती है। ठीक है, और रामायण सर्किट कहाँ से, तो वो जो आंसर है आपका वो नेपाल है। नेपाल में, नेपाल के जनकपुर से उन्होंने, और ये पूरी इंडिया में जितने भी राम जी के रिलेटेड जगह है उस पर किया था। ठीक है, तो नेपाल से किया था। और रामायण सर्किट में आप देख लो, उत्तर प्रदेश की अयोध्या, श्रृंगेरपुर, चित्रकूट और नंदीग्राम भी है। ठीक है, सो नंदीग्राम ऑल्सो, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा बिहार में, चित्रकूट मध्य प्रदेश में, नागपुर में भी है, नासिक में है, हम्पी में है, भद्राचल तेलंगाना में है, रामेश्वरम, जगदलपुर, महेंद्रगिरी, ये सारे जो प्लेस हैं वो रामायण सर्किट में आते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन है। ठीक है, और नेपाल के जनकपुर से तो अयोध्या, श्रृंगेरपुर, चित्रकूट और नंदीग्राम। चित्रकूट जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वो एरिया दोनों में आता है। ठीक है, इसलिए दोनों में लिखा हुआ है। तो ये आपको रामायण सर्किट का पता चल गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो उत्तर प्रदेश में है वो कौन सी सिटी से पास नहीं करती है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है उसकी पूरी लेंथ है 348 किलोमीटर, और पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ से बलिया जाती है। ठीक है, 348 किलोमीटर की है, और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, लखनऊ, बाराबांकी है ना, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो आपकी जो ऑप्शन है उसमें मऊ दी हुई है ना, फैजाबाद दिया हुआ है, आजमगढ़ दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ दी हुई है बस्ती, जो कि बस्ती से नहीं गुजरती। तो आपको ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कहाँ से गुजरती है वो आपको याद हो जाएगा, तो काम हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर इज बस्ती। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स, सो ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 का जो था
उसमें भारत का कौन सा स्थान था। तो 18 का हम लोग याद नहीं रखते थे, वहाँ पे 96 था, बट जो ये 2-2 साल पे होती है, तो 18 में हुई, फिर 2020 में, और फिर 2022 में। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन गए कि जो ई गवर्नेंस इंडेक्स कौन निकालता है, ये बाइनियल निकलता है, मतलब 2-2 साल पे निकलता है। देन इसमें क्या हो गया आपको, ये जो आया था इंडिया की रैंक 2022 में रैंक आई थी 105, तो ये करंट आपको न्यूज हो गई। अब ये कब निकलेगी, 2024 में। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, वन इज द ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और टेलीकम्युनिकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है वो इंडेक्स होती है। ये तीनों का आपको 1/3 वेटेज है, उससे निकलता है आपको ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। तो समझ गए आप, इस क्वेश्चन में 18, 20, 22 में रैंक 105 था। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इन द न्यूज फॉर द आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस। अब 2018 में निपा वायरस डिजीज की आउटब्रेक हुई थी 2018 में, बट आपको ये कम से कम पता होना चाहिए, तो उस समय जो हुई थी वो केरला में हुई थी। बट आपको क्या याद रखना है कि निपा वायरस है क्या। सो निपा वायरस जो है वो सबसे पहले 1998 में आया था सब संज्ञान में, और ये हुई थी कहाँ पे, मलेशिया में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये जो होती है ना, ये आपको जूनोसिस है ना, जूनोसिस मतलब जो जानवर से इंसान में फैलती है, फ्रूट बैट से। ठीक है, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये आपको डिटेल दी हुई है कि जूनोसिस है, पहले 1998 में मलेशिया में ये आइडेंटिफाई हुआ। फ्रूट बैट जो है सो नेचुरल होस्ट ऑफ निफा वायरस। कैसे ट्रांसमिट होते हैं, है ना, जैसे नेचुरल होस्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ टू ह्यूमन में अकर आफ्टर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बैट्स एंड पिग्स या बैट्स जो है ना, उससे आप कांटेक्ट में आओगे तो, या जो फ्रूट जो है, ये बैट्स जो हैं वो अगर फ्रूट को खाते हैं, उस फ्रूट को अगर आप खाते हो, ठीक है, तो आपको निफा वायरस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जूनोसिस है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। ठीक है, और इससे कांटेक्ट में जितने भी आएंगे, आप समझ में आ गया, इससे कांटेक्ट में आप आए हैं पिग से, या इसने जो कुछ खाया है उससे कांटेक्ट में आए हैं, खा लिया आपने, तो इससे आपको हुआ, और आपसे जितने लोग कांटेक्ट आएंगे उससे हो जाएगा निफा वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच सिटी द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वाज डेडिकेटेड टू द नेशन इन जून 2018 बाई द प्रकाश जावड़ेकर। अब इसमें क्या है कि देखो, जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये किसकी पहल है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आती हैं, ये किसके अंदर में, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये एक जो है सो इसके अंदर में है ना, नेशनल मिशन। इन्होंने एक मिशन स्टार्ट की थी MHRD ने, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू, किसके थ्रू, एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट की बनाई गई थी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे क्या था कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स की डिजिटल एजुकेशन रिसोर्स अवेलेबल टू ऑल इट्स सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हर कंट्री के सारे लोगों को डिजिटल एजुकेशन रिसोर्स एक्सेस हो, है ना। तो ये स्टार्ट किया गया था, ये दिल्ली में किया गया था, और इसकी जो डेवलप किया था किसने किया था, IIT खड़गपुर ने। सो IIT खड़गपुर ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स में अब हम लोग बात करते हैं, 18 की बात नहीं करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, उस समय 136 थी, अभी जो है इंडिया की 126 पोजीशन है 2023 में, और 163 में आपको 126 पोजीशन है, और नंबर 1 पे रैंक पे जो है वो है आइसलैंड है। ठीक है, ये कौन रिलीज करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना, कि वर्ल्ड में कौन कौन पीसफुल कंट्रीज है उसके बारे में बताता है। तो इंडिया की अभी रैंकिंग 126 है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस निकालती है, और नंबर 1 पे आइसलैंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि 15 प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाई गई थी 2019 में, वो कौन सी सिटी में मनाई गई थी। देखो, 9 जनवरी को
9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे, रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे कब? 1915 में। तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन को 2003 में 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस की तरह मनाया गया। ठीक है, 2003 से। क्लियर? अब इस समय देखिए ये कहाँ पे हुआ था, इस साल जो हुआ था, देखो एट दैट टाइम तो वाराणसी में हुआ था, नॉट इम्पोर्टेंट। अभी जो है 2023 में, जो 2023 में हुआ था वो हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, और यहाँ पे एक गेस्ट थे। कौन थे गेस्ट? गेस्ट आपको पता है, चीफ गेस्ट जो थे। और ये जो अपना था 2023 में 17th था, 15वां। ठीक है, ये 17th है। ठीक है, तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना, ये 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो प्रेसिडेंट ऑफ गेना। ठीक है, नाम क्या था? मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, 2023 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम 4 जुलाई 2018 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ड्यूरिंग 18-1900 फॉर पैडी पर क्विंटल इज। अब देखो ये 2018-19 में था, बट अभी 2023 का हम लोग बात कर लेते हैं। तो उस समय 1750 था, बट आज के डेट में किसका पूछ रहा है आपसे? पैडी पर क्विंटल कितना था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये 2023-24 के लिए है ना, 2023-24 के लिए पूरी ये डाटा आपको है। पैडी की है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2183 रुपया, और ग्रेड ए की पैडी है अगर तो 2203 रुपया। तो इसमें सारी चीज़ों की दी हुई है, तो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी खरीफ फसल है उसमें क्या क्या है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स का 2023-24 के लिए आपको गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया था। क्लियर? तो ये आपको 2183 हो गई, तो ये जो आंसर होगी ₹2183। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन जुलाई 2018 एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उस समय 2018 में इमरान खान जीते थे, बट आज के समय में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वन इज द, एक है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर थे है ना, शहबाज शरीफ, उनको उनका टर्म पूरा हो गया, वहाँ की असेंबली की जो टर्म पूरा हो गई है ना, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। दैट्स, उनका नेम क्या है आप याद रखो, अनवरुल हक ककार। और प्रेसिडेंट कौन है? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? ये है आरिफ अलवी। ये करंट का मैं बता रहा हूँ है ना। सो वहाँ पे अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक। इमरान खान के बाद आए थे कौन? शहबाज। ठीक है, शहबाज शरीफ। क्लियर? ये आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मगसेस अवार्ड 2018। अब ये इसको ना, मगसेस अवार्ड जो है ना, इसको बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, और उस समय जो जीता था भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक जीते थे। अभी इस साल जो है सो इंडिया के रवि कन्नन जीते हैं, डॉक्टर रवि कन्नन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। डॉक्टर रवि कन्नन इंडिया के रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 में जीती है। ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन है ना, और पीपल सेंटर ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए इनको मिला है। क्लियर? ये आपको बांग्लादेश के देखो और भी किन किन को मिला है, कोरबी, लेमॉस, फेरर और रवि कन्नन। तो आप ये याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10वां ब्रिक्स समिट 2018 में जो हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था। देखो ब्रिक्स का जो है 2001 में, ब्रिक्स की पूरी हिस्ट्री देख लो आप। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जिम ओनील। ठीक है, ये इन्होंने टर्म दिया था ब्रिक। ठीक है, वहाँ पे जो उस समय 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया। ठीक है, अब एक और चीज़ ब्रिक्स में याद रखो, जो 6th ब्रिक्स समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। कहाँ, कब हुआ था? 2014 में। उस समय बनाया गया था एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, संघाई चाइना में है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्लियर?
15वीं जो ब्रिक्स समिट, ये 10वीं की बात कर रहा है, बट 15वीं जो ब्रिक्स समिट है ना, 15वीं ब्रिक्स समिट है ना, वो आपको साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इसकी जो थीम थी, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। इसमें एक चीज़ हुई थी, है ना, तो इस समय तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, अभी 15वीं जो है वो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ है ना। और इसमें आपको 6 कंट्री को और ऐड किया गया है, तो नाउ इट्स बिकम्स ब्रिक्स 11, ठीक है। और इनकी जो मेंबरशिप स्टार्ट होगी वो जनवरी 1, 2024 से। तो अभी अगर ब्रिक्स में वही 5 कंट्री है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन कंट्री है ये आप रख लो याद, ये इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट है, ईरान है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इथोपिया है एंड अर्जेंटीना है। ये 6 कंट्री को आपको 15वां ब्रिक्स समिट जो सबसे लास्ट हुई थी अब साउथ अफ्रीका में, वहां पे ऐड किया गया है, ठीक है। सो ब्रिक्स 11 हो गया, क्लियर। ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता फॉर शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि यजुर्वेद जो है उसमें दो हैं। वन इज द शुक्ल वाइट यजुर्वेद और वन इज द कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। शुक्ल, कुछ और इंफॉर्मेशन याद रखिए, शुक्ल यजुर्वेद जो होगा वो आदित्य स्कूल से बिलोंग करता है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो ब्रह्मा स्कूल से, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके अभी 4 संहिता हैं। कृष्ण यजुर्वेद के 4 संहिता है। वन इज द तत्रिय, कथक, कपिस्थला और मैत्रेयानी, ठीक है, संहिता। ये 4 संहिता है इसके, कृष्ण यजुर्वेद के 4 संहिता, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की कितनी है, तो आपको भी पता चल गया कि जो मैत्रेयानी है वो होगा नहीं, कटक होगा नहीं, तैत्रीय तो होगी नहीं, क्योंकि ये तीनों आती हैं कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिता है, ठीक है। तो आंसर तो आपको पता है कि वाजस्नेमी होगी, ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो यजुर्वेद है, कोई भी जैसे शुक्ल यजुर्वेद है या आपको कृष्ण यजुर्वेद है, तो उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, ब्राह्मण होती है उसके, कि कौन कौन ब्राह्मण में आएंगे, अर्यंका होते हैं, है ना, अर्णयक, है ना, देन अरण्यक हो गया, देन उसके उपनिषद कौन कौन है। तो जनरली सबके नाम सेम होते हैं, ठीक है, कि तत्रिया उपनिषद, कथक उपनिषद, तत्रिय ब्राह्मण, कथक ब्राह्मण, तत्रिय अर्यनक, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तत्रिय संहिता तो नेम अलग, बट कभी कभी नेम अलग भी होती है। तो शुक्ल की अगर संहिता की बात करें तो वन इज तो वाजस्नेयी और एक कानवा करके होता है, ठीक है। बाकी इसमें जितनी भी हैं वो आपको जैसे मध्यन दिना है, कानवा सतपथ है। देखो अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो यजुर्वेद का ये हो गया, देखो शुक्ल यजुर्वेद है, इसके संहिता वाजस्नेयी है, मध्याह्न दिन और वाजस्नेयी संहिता कानवा। फिर ब्राह्मण में मध्याह्न दिन सतपथ कानवा, देन फिर ये जो है आपको सतपथ इतना से इतना है, सर्वाइव्स, ये नॉट इम्पोर्टेंट। देखो बृहद्रण्यक उपनिषद इसका आता है, मतलब शुक्ल यजुर्वेद के अंदर जो शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद हैं उसमें कौन कौन है, एक बृहद्रण्यक है और दूसरा ये भी बृहद्रण्यक है, बट दोनों थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सबके अलग ब्राह्मण होते हैं, सबके अलग अर्यनके होते हैं, उपनिषद होते हैं और ये संहिता भी होते हैं, ठीक है। नेम समटाइम इट्स सेम, ठीक है। तो जैसे आपने कृष्ण यजुर्वेद के देखा तो इसमें तत्रिय ब्राह्मण, तत्रिय अर्यनक, तत्रिय उपनिषद, तत्रिय संहिता से नेम सेम ही है, क्लियर। और फिर कथक उपनिषद वैसे करके आपके हो जाएंगे, फिर कपिस्थला, है ना, मैत्रायनी, ये हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी चीज़ें जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उतनी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एन असर्शन एंड वन अदर एज ए रीजन। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वेयर सक्सेसफुल।
पहला तो ये है। दूसरा है कि देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। और क्या ये रीजन सही है कि तुर्किश, पहले तो है कि तुर्किश इन्वेजन सफल हुए कि नहीं हुई, पहले तो ये याद रखना है। अगर तुर्किश, अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर तुर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल हुए हैं तो क्या कारण था, क्या नो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था वो एक कारण बना, तो ये होगा, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ मैं। वन इज द नेम इज, देखो सुबुक्तागिन जो था वो था फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। ठीक है, और ये जो सुबुक्तगिन थे वो फादर थे महमूद गजनी के। महमूद, इनका जो बेटा था उसका नाम था महमूद गजनी। होती है बैटल ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर होती है 1001 में। अब किन के बीच में होती है? वन इज़ द गजनवी जो आर्मी है सुल्तान महमूद बिन सुबुक्तागिन एंड हिंदू शाही आर्मी जयपाल के बीच में, मतलब इनके बीच में ये जो होती है बैटल ऑफ पेशावर, वो सुबुक्तागिन और हिंदू शाही जयपाल। जयपाल कौन थे? जयपाल हिंदू शाही डायनेस्टी के थे, हिंदू शाही। ठीक है, अभी दोनों जब हारते हैं तो जयपाल हार जाते हैं और जयपाल हारने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, तो ये तो आपको सबसे पहला जो तुर्किश इन्वेजन था वो इसको माना जाता है। बट बाकी महमूद गजनवी जो है वो इंडिया में 17 टाइम्स इन्वेड किए थे। 1000 ईस्वी से 1025 तक में एडी में 17 बार भारत पे इन्वेड किए थे उन्होंने। ठीक है, क्लियर। तुर्किश रूल जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो 1000 एडी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और तब तक रहा, 1000 एडी में से स्टार्ट हुआ था और कब तक रहा? ये अलाउद्दीन खिलजी जो है सो लास्ट तुर्किश रूलर था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये लास्ट तुर्किश रूलर थे, तो तब तक खिलजी डायनेस्टी तक तुर्किश रूल आपको रखा था। देन हुआ क्या था कि जो गजनी थे, महमूद गजनी है ना, महमूद गजनी जो थे वो 1030 में आपको डेथ कर गए थे। महमूद गजनी 1030 ईस्वी में डेथ कर गए थे और 1030 में ये इनको मलेरिया एंड टीबी हो गया था जिसके कारण डेथ कर गए थे। इसके बाद जो तुर्किश इन्वेजन हुई वो आपको 1100, इनके डेथ के बाद थोड़े दिन से तुर्किश राज्य थी नहीं, फिर इसके बाद महमूद गोरी आए। ठीक है, सो गोरी ने इन्वेजन किया था 1149 से 1206 तक ये थे। और इसी में 1191 में होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 में होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होती है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है, गोरी हार जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, गोरी जीत जाता है। और बैटल ऑफ चंदावर जो होता है वो जयचंद्र ऑफ कन्नौज से होती है और कौन? घोड़ी जीत जाता है। ठीक है, सो दिस इज द टोटल। ये आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पता चल गया, इसका मतलब दोनों सही है। ठीक है, तो आप समझ गए तुर्किश इन्वेजन, सुबुक्तगिन समझ गए। ये आपको एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। इसमें दिया हुआ है 4 टेम्पल का नाम और बोला है कि इसको किसने कब बनाया था। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सप्त पगोडा है, सप्त पगोडा, ये इसको 7 पगोडा टेम्पल भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि 7th सेंचुरी एडी में बनाई गई है और ये पल्लवा रूलर के द्वारा बनाया गई है, पल्लवा रूलर के द्वारा। अब ये 7 जो टेम्पल थे है ना, इसको कंबाइंड में सब पगोडा को मम्मलपुरम टेम्पल्स ऑफ या महाबलीपुरम टेम्पल्स भी बोलते हैं। इस 7 टेम्पल में से एक सोल टेम्पल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सब पगोडा में 7 टेम्पल है, उसमें एक सब सोल टेम्पल एग्जिस्ट करता है महाबलीपुरम में। वो सोल टेम्पल जो है ऐसा माना जाता है कि 8th सेंचुरी में बनाया गया है। किसके द्वारा? नरसिम्हवर्मन, नरसिम्हवर्मन द्वितीय है ना, नरसिम्हवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया जाता है। एंड इट स्टैंड्स एट द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, इसलिए इसको सोल टेम्पल बोलते हैं। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1984 में डाला गया था सोल टेम्पल को। तो ये 7th एडी में हो गया, ये 8th में हो गया। देन फिर बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल जो है
वो एक शिवा टेम्पल है ना, शिवा का टेम्पल है। और ये आपको ये भी याद रखिए कौन सी नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे, तमिलनाडु, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में है। ठीक है। देन इसको किसने बनाया था, तो इसको आपको बनाया था राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था 1003 ईस्वी से इसमें 1010 AD तक में। ठीक है। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है और इसको बोला गया है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ठीक है। देन फिर गंगाई कोंड चोलपुरम टेम्पल, ये भी एक शिवा का टेम्पल है, शिवा का टेम्पल है और ये भी तमिलनाडु में है। और ये बनाया था किसने, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, राजेंद्र, आप नोट बनाते रहना, है ना, राजेंद्र चोल प्रथम ने। ये 1023 से 36 AD। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी आंसर क्या होगी। 4 पहले सब पगोडा, फिर सोल टेम्पल, फिर बृहदेश्वर टेम्पल, फिर गंगाई कोंड चोलपुरम टेम्पल। ये आपको एक्सप्लेनेशन में सारी लिखी हुई है। अगला है द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्पा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किस किंग का इंफॉर्मेशन है हाथी गुम्पा में, तो हाथी गुम्पा में एक 17 लाइन की प्राकृत इंस्क्रिप्शन है। प्राकृत मतलब आपको लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई है ना इंस्क्रिप्शन। ये कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है। ये आपको भुवनेश्वर में, हाथी गुम्पा एक जगह है, एक केव है ना। हाथी गुम्पा कहाँ पे, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। और ये माना जाता है कि इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय द खारवेल, जैन किंग थे खारवेल, ये जैन को फॉलो करते थे। सो जैन किंग खारवेल, ये कहाँ के थे, किंग कलिंगा किंगडम, कलिंग। इन्होंने कब किया था इंस्क्राइब्ड, 2nd सेंचुरी के स्टार्टिंग में, है ना, 2nd सेंचुरी के स्टार्ट में किया था इन्होंने। और इसमें जो वहाँ पे जो रूलर्स थे, है ना, उसकी बायोग्राफी के बारे में इसमें लिखी हुई है ना। ईस्टर्न इंडिया में जितने भी एंशिएंट इंडिया, ईस्टर्न एरिया में जितने भी रूलर्स थे उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें। फिर आपको कि कौन कौन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, सोशियो कल्चर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मिलिट्री एक्सपेडिशन कहाँ कहाँ हुई थी, ये सब लिखा हुआ था। तो किस किंग के बारे में है, सो दैट्स अ खारवेल। ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। और 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। देखो, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है ना, दोनों एक्सेप्ट किए थे कैबिनेट मिशन प्लान को, दोनों ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग जो है सो अपना एक्सेप्टेंस को वापस ले लिया। पहले इन्होंने, आप समझो कि कैबिनेट मिशन प्लान में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक्सेप्ट किया था पहले, बट 29 जुलाई 1946 को उन्होंने अपना वापस ले लिया और उन्होंने घोषित कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को। और 16 अगस्त 1946 को आपको इसको नाम से जाना जाता है 1946 कैलकाटा किलिंग्स। यहाँ पे क्या हुआ था कि अराउंड मतलब 4000 से ज़्यादा लोग डेथ कर गए थे, लॉस्ट लाइव्स। ठीक है। और दे आर डिमांडिंग ऑफ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। क्लियर। 2 सितंबर को क्या होती है, 1946 को, 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें फॉर्मूला होती है 653 की। मतलब 653 में था कि 6 कांग्रेसमैन होंगे और 5 मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और 3 जो है सो माइनॉरिटीज़ के होंगे। ठीक है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू ने जो इनवाइट किए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए मुस्लिम लीग को, तो उसको मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया और 26 अक्टूबर 1946 को, बाद में 26 शुरू में तो किया है ना कि नहीं ज्वाइन करेंगे, बट 26 अक्टूबर 1946 को 5 मेंबर मुस्लिम लीग का लॉर्ड वेवल ने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। सो इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं वो क्या है कि इन 1946 द मुस्लिम लीग विथड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये आप मान सकते हैं क्योंकि 1946 में इन्होंने
एक्सेप्ट, ये कैबिनेट मिशन प्लान को तो पहले एक्सेप्ट किया था, बाद में इन्होंने विड्रॉ किया था। तो ये मैंने पूरा डेट बता दिया कि आपको कब विड्रॉ किया था, 29 जुलाई 1946। तो पहला सही है। क्या इसका रीजन क्या था? द मुस्लिम लीग ज्वाइंट द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म द। तो ये दोनों आपको देख के लग रहा है कि दोनों आपके रीजन तो नहीं होगा कि मुस्लिम लोग ने ज्वाइन किया था इसलिए विड्रॉ किया था, नहीं, तो ये तो रीजन नहीं होगा। बट हाँ, द मुस्लिम लीग ज्वाइंट द इंटरिम गवर्नमेंट, ये कब किया था? 26 अक्टूबर 1946 को। तो ये ज्वाइन भी किया था 1946 में ही। तो ये दोनों आपके सही हैं, बट दोनों एक दूसरे का एक्सप्लानेशन नहीं है। अब इंटरिम गवर्नमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसमें देख सकते हो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कौन कौन थे। ठीक है, एक कॉमर्स मिनिस्टर में थे इब्राहिम इस्माइल थे। देन फिर लियाकत अली खान फाइनेंस में थे, ये याद रखना है आपको। एक गजानफर अली खान थे, है ना, 3 हो गए। वन जोगिंदर नाथ मंडल मुस्लिम लीग से थे, लॉ के, है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से अब्दुल रब निस्तार, ये थे। ठीक है, बाकी 6 जो हैं सो आपके इसके थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, सो आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, जॉन मैथाई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भावाजी, है ना, ये सारी हैं। ये 5 कौन कौन थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेटिंग। तो इसकी जो आंसर होगी बागोर। बट आपको पता होना चाहिए बोरी जो है ये पुणे में है, ठीक है, और ओडाई साइट जो है ये आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, क्लियर। और लखीना जो है, लखनिया जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अब और एक चीज़ याद रखिए कि मेसोलिथिक साइट उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से हैं। और बागौर जो है सो राजस्थान में है। तो सबसे पहला एविडेंस अगर बात करें मेसो, ठीक है, पशु के प्रमाण जो मिले हैं दैट्स अ बागौर। और बागौर के बारे में राजस्थान में है। एक और चीज़ याद रखें आप कि लार्जेस्ट साइट है मेसोलिथिक साइट। लखनिया उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और जो साइट है वो है शराई नहर्राय, ठीक है, देन मोरहाना पहाड़, ये उत्तर प्रदेश में है। बोरी आपको मैंने बता दिया पुणे में है। ओडाई जो है सो तमिलनाडु में है। पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किए गए डॉग, ठीक है। देन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ से मिला है? आदमगढ़, एक आदमगढ़ से भी मिला है। आदमगढ़ कहाँ पे है? दिस इज इन मध्य प्रदेश। आदमगढ़ साइट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन में नहीं है। और बागौर जो कि राजस्थान में है। तो ये 2 जगह से मिले हैं, ठीक है। बाकी मेसोलिथिक साइट है, उसकी मैंने आपको डायग्राम पूरी बता दी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार में पैसरा जगह है, सराय नहर्राय, है ना। तो ये सब आप देख लेंगे, ठीक है ना, मोरहाना, है ना, लिखनिया, क्लियर। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसमें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, कौन सा मैच नहीं है। चलो हम लोग बात करते हैं। पहला जो अदीना मस्जिद है, अदीना मस्जिद, वो आपको बनाया गया था, इसको जामी मस्जिद भी बोलते हैं, 1364 से 1374 के समय में ये बना हुआ है, ठीक है। और इसमें किसने बनाया था? तो इसका आप याद रखें, ये सुल्तान सिकंदर शाही ने बनाया था अदीना मस्जिद, ठीक है। पूरे बंगाल में अदीना मस्जिद जो है, मॉस्क जो है, वो सबसे लार्जेस्ट इस्लामिक मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बंगाल का है, तो ये तो आपका पहले ही ये हो गया कि मांडू नहीं होगा इसका आंसर, क्लियर, ठीक है। तो ये मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये पहला गलत, ये आंसर तो यही हो गया। लेकिन बाकी हम बात करते हैं कि आपका लालबंद दरवाज़ा किधर है। लालबंद दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पे है? तो लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो बेगमगंज जगह है जौनपुर में, बेगमगंज जगह है वहाँ पे जौनपुर में है। और इसको 1455 में बनाया था। किसने बनवाया था? रानी बीबी राजे ने बनाया था, जो कि किसकी रानी थी? सुल्तान महमूद सरकी, ठीक है। तो ये याद रखना है, सरकी डायनेस्टी के थे। और इन्होंने जो ये लाल दरवाज़ा मस्जिद थे, तो लाल दरवाज़ा मस्जिद को डेडिकेट किए थे सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन, एक संत थे, उसका नाम था सैयद अली दाऊद
कुतुबुद्दीन, उसको ये करवाया था, इनको डेडिकेट किया था। देन दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे है? दाखिल दरवाज़ा, दाखिल का मतलब हो गया एंट्रेंस, है ना, दाखिल करना। और ये जो है आपको गौड़, ये भी मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बंगाल में है। मालदा डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है, गौर में है। एक जगह है वहाँ पे लखनौती कहाँ पे? गौर में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। ये बनाया गया था 1425 में, तो याद रखना। देन तीन दरवाज़ा जो है ये भी एक गेटवे है ना। भादरा फोर्ट के ईस्ट में है, भादरा फोर्ट अहमदाबाद में है। सो द आंसर यहाँ पे तीन दरवाज़ा जो होगा अहमदाबाद में होगा। और ये बनाया किसने था? अहमद शाह ने बनवाया था, अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था। और ये बना था, टोटल कंप्लीट जब हुआ था ये 1415 में हुआ था। तो ये चारों के बारे में डिटेल में आप जान गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, अब जो रस खान है, रस खान, ये रस खान किसका नाम था? रस खान जो है वो आपको सैयद इब्राहिम खान को रस खान बोलते थे, सैयद इब्राहिम खान को रश खान बोलते थे। और रसिक प्रिया जो है इनका नहीं है, रश खान का नहीं है। रसिक प्रिया जो है आचार्य केशव दास ने रश खान लिखा है। तो ध्रुव दास ने भगत नामली लिखा है, नावादास ने भक्तमाल लिखा है, रश खान रसिक प्रिया जो है आचार्य केशव दास ने लिखा है। तो ये आंसर हो गया आपका। और उस्मान ने चित्रावली लिखा है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजी में सजाना है। सो हंटर कमीशन जो है वो एक हंटर कमीशन आई थी 1882 में, ठीक है। ये हंटर एजुकेशन कमीशन थी। तो इसमें जो सैडलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच और ये सार्जेंट प्लान है, ये सब आपको एजुकेशन वाली प्लान है, एजुकेशन वाली है। सो 1882 में हंटर कमीशन बनती है, पहला हंटर एजुकेशन कमीशन बनती है। जो बनाते कौन है? लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया जाते हैं। तो एग्जामिन कंट्री, जो देश में शिक्षा की जो सिचुएशन है ना, स्थिति है, उसके लिए बनाई जाती है 1882 में। एक और इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए कि हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन, दूसरी भी हंटर कमीशन बनती है, वो हंटर कमीशन बनती है 1919 में। कि 13 अप्रैल 1919 को एक हुई थी जालियांवाला बाग। और जालियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुई थी, जालियांवाला इंसिडेंट जो हुई थी, उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी हंटर कमीशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हंटर एजुकेशन वाली है, ये जो है सो जालियांवाला बाग हत्याकांड वाली है, ठीक, जो 1990 में बनाया गया था। सैडलर कमीशन बनाई जाती है एक 1917 में बनाई जाती है। और इसका नाम होती है, सैडलर कमीशन जो होगा, इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को सुधारने के लिए सैडलर कमीशन बनी थी। वुड्स डिस्पैच जो बनी थी वो 1854 में, इसको बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें था कि प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, और वुड्स डिस्पैच को ही बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो 1854 में। देन सार्जेंट योजना है, सार्जेंट प्लान जो है वो 1944 में आया था। वो कि एजुकेशन जो इंडिया में है उसको एडवांस करने के लिए, मतलब बेसिक हो गई, अब एडवांस लेवल पे जाने की। तो अब देख लो इसमें क्रोनोलॉजी क्या होगा। सो पहला सी होंगे, 18 वुड्स होंगी, देन फिर हंटर होगा, फिर सैडलर होगा, फिर ये सार्जेंट होगी। सो डी इज द आंसर, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। देखो, अभिनव भारत सोसाइटी बनाई गई थी वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने बनाई थी। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। और इनके साथ वीडी सावरकर के साथ और कौन कौन थे? सो गणेश सावरकर जो इनका भाई था, है ना, वो भी थे, गणेश सावरकर थे। और इन दोनों मिल करके 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ पे बनाया? अभिनव भारत सोसाइटी इन लंदन में बनाया था, ठीक है। क्लियर कि जो अब्रॉड में लोग रहते हैं इंडियन, है ना, उसको इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये आंसर तो विनायक दामोदर सावरकर। अब भगत सिंह जो है, वो भगत सिंह ने कुछ बनाया था क्या? बिल्कुल बनाया था, नौजवान भारत सभा, ठीक है, ये बनाया था भगत सिंह ने। ये 1926 में आपको नौजवान भारत सभा बनाया था। बरिंद्र कुमार घोष के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो ये भी एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे,
और इनको जुगांतर जो था बंगाली वीकली जो थे उसकी फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, पुलीन बिहारी जो है ये भी एक बंगाल के रिवॉल्यूशनरी थे, और ढाका अनुशीलन समिति जो था, ढाका उसके फाउंडर थे, अनुशीलन समिति के फाउंडर थे। ठीक है, ये सारी आपको एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हमारा है संथाल, ये सब जितनी भी हैं चारों के चारों दैट्स आर ट्राइबल रिवेलियंस, ट्राइबल अपराइजिंग। ठीक है, तो संथाल रिवेलियन जो है वो 1855 में हुआ था, 1855-56 में। ये बिहार के जो ट्राइबल्स थे, है ना, वो थे, और इनके जो लीड कर रहे थे, ये याद रखना है आपको, सीधो एंड कानू। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो मनी लैंडर्स वगैरह के, मनी लैंडर्स और जमींदार के अगेंस्ट में सीधू और कानू ने आंदोलन किया था बिहार में, संथाल रिवेलियन। तो ये सही है आपका। कोल रिवेलियन जो है, कोल, ये 1831-32 में हुई थी, है ना। ईस्वी थोड़ी बहुत इधर उधर रहती है, सो इसके लिए सोचना नहीं है। 1831-32 में कोल रिवेलियन थी। ये छोटा नागपुर जो है, वो छोटा नागपुर जो प्लेस है ना, वहाँ पे हुई थी। एंड इनका जो लीडर था वो याद रखना, बूधो भगत। बूधो भगत ये ब्रिटिशर्स और मनी लेंडर्स, मतलब जितने भी हैं सब लगभग ब्रिटिशर्स या मनी लेंडर्स में ही के पे ही आपने अटैक किया था, रिवॉल्ट उसके अगेंस्ट में किया था। खासी जो है ये भी 1830s में था, खासी रिवॉल्ट। ये इसको लेड जो किया था वो आपको कहाँ पे किया था, देखो, जंतिया एंड गारो हिल्स जो हैं, गारो जो है वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो दोनों हिल्स हैं वहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस उसके रीजन में जो लोग आ गए थे उसके अगेंस्ट इन्होंने किया था। और द लीडर इज तीरथ सिंह। तीरथ सिंह सबके लीडर आपको पता होना चाहिए। ईस्वी संथाल बिहार में, ये छोटा नागपुर में, खासी जयंतिया और गारो हिल्स में, और इसके तीरथ सिंह, इसको बूधो भगत, और ये सीधो और कानू। ठीक है, अहोम जो हुआ था ये 1815 में नहीं हुआ था। अहोम जो हुए थे वो 1828 से 33 में हुई थी, अहोम्स रिवॉल्ट, और ये असम में हुई थी, असम में, एंड अगेंस्ट नॉन फुलमेंट ऑफ ब्रिटिशर प्रोमिसेस टू लीव देयर रीजन आफ्टर द बर्मीज वार। ब्रिटिशर्स ने इनको प्रॉमिस किया था कि जो बर्मा वार हो रही है, बर्मा वार हो रही है, उसके बाद हम आपकी प्रोविंस को छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ा था, तो इसके कारण अहोम आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, डी। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कौन है इसमें सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में। ठीक है, सो आपके पास क्या क्या है, जोग फॉल, कुंचिकल फॉल, रकीम कुंड फॉल और केवती फॉल। देखो, अब अगर बात करें कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है, तो ये है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल है, ये आपको 455 मीटर का है। 455 मीटर अगर फीट में बोलोगे तो अराउंड 1500 फीट की है। और ये कहाँ पे है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। ठीक है, और कौन सी रिवर से ये होती है, तो ये भी याद रखें आप, ये वाराही रिवर से होती है, वाराही नदी से ये कुंचिकल जलप्रपात है। इसके बाद बात करते हैं जोग फॉल। सो जोग फॉल जो है वो कौन सी नदी से है, तो ये है शरावती रिवर। ठीक है, और ये भी शिमोगा कर्नाटका में भी है। सो जोग भी जो है वो आपको शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा कर्नाटका में है, और इसकी हाइट 253 मीटर है। सो नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, रकीम हाइट उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। रकीम कुंड फॉल जो है ये आपको बिहार में है, रकीम कुंड फॉल बिहार में है। और ये कौन सी नदी है, आप लिख लो, गायघाट रिवर पे बनी हुई है ये फॉल, है ना। और ये गायघाट रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी किसकी है, सो याद रखें, ट्राइब्यूटरी ऑफ ओशियाने रिवर। ठीक है, ये 168 मीटर है। और केवती फॉल की अगर बात करें, केवती फॉल्स इसको बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में रेवा डिस्ट्रिक्ट है, रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है वहाँ पे। और इस कौन सी नदी है, इसमें महाना नदी, महाना नदी पे है ये। ठीक है, और महाना नदी जो है वो ट्राइब्यूटरी किसकी है, टोन्स रिवर की, ट्राइब्यूटरी ऑफ टोन्स रिवर या तमसा रिवर। ठीक है, क्लियर। और इसकी हाइट जो है 98 मीटर है। तो आंसर आपको कुंचिकल फॉल हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट डिसएस्टमेंट एसोसिएटेड विद। देखिए यहाँ पे आपको जितनी भी दिख रही है, चाहे वो कोपेन हो
या स्टैम्प हो, ये त्रिवार्था हो, या थानथ्वेट हो, ये सभी ने आपको ये आपको क्लाइमेट की जो वर्ल्ड में जितनी भी क्लाइमेट है उसके बारे में बात की हुई है। तो इसमें जो अगर वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट ये जो बोला था वो कोपेन ने बोला था। तो ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चारों के चारों क्लाइमेट ही ये किया था। जैसे कोपेन ने कहा था कि पूरे वर्ल्ड में 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप है ना, और इन्होंने कहा था कि 4 जो है टेम्परेचर पे बेस पे हैं और 1 जो है सो प्रेसिपिटेशन पे है, बारिश पे, है ना, सो प्रेसिपिटेशन पे है। तो इन्होंने बोला था, और कोपेन ने ही कहा था कि इन्होंने कुछ क्या किया था, कुछ टेम्परेचर की वैल्यू और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू लिया था, है ना, और उससे डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासीफाई किया था कि क्लाइमेट वर्ल्ड में कितनी है, मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप इंडिया में कितनी है ना। और त्रिवार्था जो था वो भी एक, ये जो जितने भी है ना, दीज आर फॉर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, सबने अपने तरह से किया है। जैसे इन्होंने बोला कि 5 मेजर हैं, 4 टेम्परेचर पे है, 1 प्रेसिपिटेशन पे है, उसी तरह त्रिवार्ता ने कहा था कि 6 मेजर हैं, 6 मेजर क्लाइमेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है ना। उन्होंने बोला था, इन्होंने बताया था कि ये जो है सो त्रिवार्ता जो है मॉडिफाइड वर्सन द कोपेन है, मतलब उसी से थोड़ा अपडेटेड है। तो इन्होंने कहा था कि भाई ये भी बोला था कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न पे ही हम लोग क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 6 क्लाइमेट हैं। स्टैम्प ने कहा क्या कहा था, स्टैम्प ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भैया 2 ही क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। बोला था कि एक टेम्परेट है नॉर्थ में, और एक जो है सो ट्रॉपिकल है साउथ में। तो इन्होंने 2 ही बोला था। फिर आपको थॉर्नथवेट जो है, थॉर्नथवेट ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई वाटर बैलेंस पे बात किया था इन्होंने। सो अगर आपसे कल पूछ दे कि वाटर बैलेंस पे किसने बोला था, कि वाटर बैलेंस पे क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन किसने बोला था, तो इसमें आप बोलोगे इन्होंने भी 5 ही बताया था, बट उन्होंने कहा था कि 1 इज द ह्यूमिड इक्वेटोरियल, 1 इज द ट्रॉपिकल, 1 इज द सब ट्रॉपिकल, 1 इज द वार्म टेम्परेट, ये सब लिखी हुई है आपकी एक्सप्लेनेशन में, है ना, एंड 1 इज द स्नो। इन्होंने बोला था ये 5 तरीके, 5 है। क्लियर। तो ये सब जितने भी हैं वो क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। उसमें वेजिटेशन इन्होंने कोपेन ने कहा था, वाटर बैलेंस ने कहा था किसने, आपको याद रखनी है, वाटर बैलेंस थानथवेट ने कहा था। कल के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। और त्रिवार्था जो है वो आपको एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये 6 बोला था, इसने 5 बोला था। तो होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द पैम्पास ग्रासलैंड। देखो ग्रासलैंड की बात करें तो अर्जेंटीना में कौन सी ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना में पैम्पास है, सो आंसर हो गया अर्जेंटीना। ब्राज़ील में बात कीजिए, ब्राज़ील में क्या है, चील में क्या है, चिली में, और इक्वाडोर में क्या है, और इसमें ये क्या है। तो अब इसमें पैम्पास की अगर बात करें तो आपको अर्जेंटीना में है। बाकी मैंने डिटेल दी है आपको कि स्टेपीज यूरोप में है, पुस्ताज हंगरी में है, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना तो हो ही गया, वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है ना। देन डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसको बोलते हैं, कैंटेबरी न्यूजीलैंड में है ना, यहाँ पे सवाना जो है वो अफ्रीका में होगा, ठीक है, सवाना अफ्रीका में, ठीक है, पंपास तो आपको हो ही गया, है ना, और लानोस जो है सो वेनेजुएला में है, बाकी इधर टुंड्रा। ठीक है, तो ये सारी ग्रासलैंड आपको याद होनी चाहिए साथ साथ में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। दे आर आस्किंग, क्या पूछ रहा है इसमें, आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी डिजर्ट है और कंट्री क्या है। ठीक है, सो डिजर्ट एंड कंट्री, तो बताइए इसमें कौन सा करेक्टली नहीं है। तो गिब्सन जो है वो, गिब्सन कहाँ पे है, गिब्सन जो है वो आपको, गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है, क्लियर। ठीक, अब इसमें सोनोरम यूएसए में है, टकला मकान चाइना में है, काराकुम जो है, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में है। समझ में आया। और फिर जैसे टकला मकान आप देख रहे हो उधर एशिया में और भी है टकला मकान, काराकुम है ना, काराकुम है, टकला मकान है ना, ये चाइना में है, ये तुर्कमेनिस्तान में टकला मकान है। फिर आपको किजलकुम है ना। तो ये सारी जितने भी हैं ना वो सारी आपकी हो जाएगी एशिया में, ये सब आ जाती है। सोनोरम आपका यूएसए में है, फिर मोजाबे उधर ही है ना, क्लियर।
ठीक है ना। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में हो गया। बाकी आपकी डिटेल इसमें दी हुई है कि गिब्सन है, ये सब देखो, गिब्सन हो गया, सहारा हो गया, ये सब सारी जो हैं सो आपकी डिजर्ट्स हैं, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स। ये कोस्टल डिजर्ट्स हैं, ये कोल्ड डिजर्ट्स हैं। काराकुम हो गया, किजलकुम हो गया, टकला मकान, गोबी, है ना, ये सब। और ये पोलर डिजर्ट हो गया। तो डिजर्ट्स में गिब्सन हो गया। गिब्सन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। देखो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, है ना, स्टुअर्ट स्टोनी, सिम्पसन, ये सारी हैं। यहाँ पे देखो नामीब है, कालाहारी है, सहारा, अरेबियन, थार, गोबी, टकला मकान, काराकुम, किजलकुम, देन ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, सोनोरम, मोजावे, अटाकामा, पेटागोनियन। ठीक है, ये आपको ब्लू वाली जो है ना वो कोल्ड डिजर्ट्स हैं। ये जो हैं आपको कोस्टल डिजर्ट्स हैं, नामीब और कालाहारी। तो ये सारी आपको दी हुई है, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो आपके आंसर्स जो हो गई वो गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये अरेंज द फॉलोइंग कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आपको करनी है ना। 2016 के अनुसार से, तो हम लोग 2016 की बात नहीं करेंगे, तो उस समय जो आंसर थी वो थी आपको बी, जो ब्राज़ील, देन वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। अभी का जो है, अभी का भी सेम ही है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है 2023 की अगर बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उसमें आती हैं फर्स्ट ब्राज़ील, सेकंड वियतनाम, एंड थर्ड कोलंबिया, फोर्थ आज के डेट में भी यही है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिफ्थ में आता है आपको इथोपिया, सिक्स्थ में आते हैं होंडुरस, और सेवेंथ में आते हैं अपना प्यारा भारत, इंडिया, एट्थ में युगांडा, नाइन्थ में मैक्सिको, और 10 में ग्वाटेमाला। ठीक है, सो आंसर आपका यही होगा, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच द मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज रिड्यूस्ड आफ्टर द स्वेज नहर बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच में कितनी डिस्टेंस घटी है। तो पहले जो थी कि जो इंडिया और यूरोप का था वो कितनी थी डिस्टेंस, जो थी वो थी इंडिया और यूरोप की डिस्टेंस जो थी, यूरोप 19,800 किलोमीटर था। लेकिन जब स्वेज कैनाल बन गया तो ये बन गया आपको मतलब 11,600 किलोमीटर। तो अराउंड 7,200 के आसपास में, है ना, 7,200, 82, 7,000 किलोमीटर के आसपास में ये कम हो गया है, 11,600 है ना। ठीक है, तो इसमें 8,200 के आसपास में आपको इतने हो गए हैं, 8,000 के आसपास में। ठीक है, बट माइल्स में है क्या, किलोमीटर में है ना। तो इसके आंसर 7,000, 8,000 किलोमीटर, 19,800 हैं, 11,600 है। ठीक है, क्लियर। तो 7-8 हज़ार के आसपास में आंसर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो आप अगर मुंबई से यहाँ से लंदन करोगे, है ना, तो ये आपको 19,800 किलोमीटर है। बट जब यहाँ पे स्वेज कैनाल बन गया तो ये 11,600 किलोमीटर में आप लंदन पहुँच सकते थे। पहले ऐसे जाते थे, फिर यहाँ पे ऐसे जाते थे। तो आंसर जो है अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये, बट आपको ये आंसर दिया हुआ है 7,000 किलोमीटर। ठीक है, 7,000 किलोमीटर इज द आंसर गिवन। ठीक है, बट ये 8,000 होनी चाहिए, बट ये हो सकता है कि किसी और लोकेशन से भी कंसिडर किया होगा। ठीक है, सो द आंसर इज आपको 7,000 किलोमीटर, 19,800 एंड 11,600। ठीक है, तो ये यूपीएपीएससी ने 7,000 किलोमीटर आंसर दी हुई है। ओके, अगला है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। तो इसमें क्या है कि जो आईएमडी है, आईएमडी वो बना था आपको 1875 में, 1875 में, और इसकी जो उस समय हेडक्वार्टर थी कैलकाता हेडक्वार्टर थी। ठीक है, कोलकाता जिसको बोल रहे हैं। ये कैलकाता से शिमला चली गई, इसको बाद में शिमला में हेडक्वार्टर बना दिया गया 1905 में, और शिमला से फिर पुणे बन गया इसका हेडक्वार्टर 1928 में, और फिर पुणे से ये दिल्ली बन गया 1944 में। तो ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले कैलकाता, देन शिमला, देन पुणे, और देन दिल्ली। ठीक है, सो द आंसर इज BCD है।
हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड रेगूर अकॉर्डिंग टू कर्वर्स क्रिप्स के अनुसार, क्रैप्स द रेगूर सॉइल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉइल, देन ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर, देन ब्लैक सॉइल इज फाउंड टू हिमालयन रीजन। तो अगर आपसे गलत पूछ रहा है तो हिमालयन रीजन में ब्लैक सॉइल नहीं होते हैं, तो गलत ये हो गया। वहाँ पे क्या होते हैं, एल्यूवल सॉइल, है ना, एल्यूवियल सॉइल। और ये एल्यूवियल सॉइल जो होते हैं वो अराउंड 40% ऑफ द कंट्री में एल्यूवियल सॉइल है। और इसी में जो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ जो होते हैं वो खादर, है ना, और भांगर। ठीक है, भांगर जो होते हैं वो ओल्ड एल्यूवियम होते हैं, है ना, थोड़ा फ्लड पेन से डिपॉजिट अबे होते हैं। और ये जो होता है खादर जो होता है वो फ्रेश स्लिट डिपॉजिट हर साल का जो होता है वो होता है। क्लियर। अब इसमें बात करें, अब तो ये तो हो गया, तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल तो बोलते ही हैं, तो पहला तो सही है। और ये इनकी पास जो हाईली रिटेंटिव टू होल्ड मॉइस्चर, इसके बाद इसमें आपको मैग्नीशियम, पोटास, लाइम ये सब ज़्यादा होता है, इसीलिए कॉटन के लिए बहुत ही सही जो सॉइल है। देन ये इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट थोड़े कम होते हैं। और ये इसको मैच्योर सॉइल भी बोलते हैं, क्रैप्स ने इसको मैच्योर सॉइल बोला था। यहाँ पे क्रैक्स हो जाती है ना हॉट वेदर में, है ना, तो उसमें सॉइल में क्या होता है कि हवा सही से जाती है, एरेशन सही से होती है। क्लियर। तो ये आपको ये तीनों सही है, और गलत ये है हमारा, क्योंकि हिमालयन रीजन में जो होते हैं वो एल्यूवियल सॉइल होते हैं। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में बाउंड्री बनाती है। सो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में। और रेड क्लिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ये बता दीजिए, रेड क्लिफ। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द बर्ड्स फूड टाइप डेल्टा। ये अगर आपको याद होगा तो ये जो है वो आपको मिसिसिपी रिवर है। मिसिसिपी रिवर जो होगा ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी रिवर। ठीक है, और मिसिसिपी रिवर जो है वो बनाती है वर्ल्ड फूड, उसको देखेंगे डेल्टा को तो आपको वर्ल्ड फूड की तरह लगेगी। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हुआंगहो जो है उसको येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर इसी को ये जो है वो सॉरो ऑफ चाइना बोलते हैं, सॉरो ऑफ चाइना। एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर चाइना का है। चाइना की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है, यांगजे रिवर। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट चाइना की रिवर है हुआंगहो, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, देन दानुवे रिवर है। दानुवे रिवर जो है वो यूरोप में पास करती हैं, 10 कंट्रीज से पास करती है ये। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मालदोवा। क्लियर। इसके बाद नील नदी जो है, नील रिवर जो है वो अफ्रीका में पास करती है, और ये मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है। और ये जो रिवर है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। मैंने ये सबकी डायग्राम आपको बना के दिखा दी है, देखो वर्ल्ड फूड डेल्टा है ना, देन फिर आपको ये दानुवे रिवर है। ठीक है, और ये आपको नील नदी है, देख रहे हो, ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, ये मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है ना। इसकी 2 होंगी, वन इज द ब्लू नाइल, एक वाइट नील, तो ये हो गई। तो ये सब आपको याद रखनी, लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल का ये है ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ विच। नेचुरल पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होगा। देखो माइग्रेशन से तो क्या होगा, माइग्रेशन नेचुरल नहीं है, मैरिजेज नेचुरल नहीं है। प्राकृतिक में माइग्रेशन और मैरिज तो होगी नहीं, मैरिज से माइग्रेशन होती है, शादी हो गई तो चली गई, दैट्स नॉट नेचुरल। ठीक है ना। सो ये जो प्राकृतिक जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो होती है बर्थ रेट और डेथ रेट की, कि बर्थ रेट अगर बढ़ गई दैट्स अ नेचुरल, है ना, और डेथ रेट अगर घट गई तो उससे होगी। सो द आंसर इज ए एंड बी। ठीक है, सो बर्थ रेट और डेथ रेट से होगी। अब व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, कि टोटल बर्थ कितनी पॉपुलेशन में हो रही है ना, और उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए पर 1000 से। सो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स या टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन। क्लियर। और दोनों वैल्यू को आप 1000 से रेट पर 1000, 1000 में कितने डेथ हो रही है और कितने बर्थ हो रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज, ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। किसने डेवलप किया था ह्यूमन। देखो पहले तो अगर एक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट,
उनका नाम था महबूबुल हक। इन्होंने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। बाद में किसी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। अब जो ये एचडीआई इंडेक्स है, एचडीआई जो है वो आप याद रखिए कि एचडीआई की कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। वन इज द लॉन्ग एंड हेल्दी, ये कभी पूछा जा सकता है, हेल्दी लाइफ, देन नॉलेज, देन अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होती है। देन इसके इंडिकेटर्स हैं, इसमें एक इंडिकेटर है, इसमें 3 इंडिकेटर हैं और इसमें एक है। सो इसमें जो एक इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसमें जो 3 है दो ही हैं, 3 नहीं है, 2 हैं। सो 1 इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। और डिसेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसमें है जीएनआई, ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम की बात जो है। तो इसकी 3 इंडेक्स भी आती है। पहले के लिए जो आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आती है, इसकी एजुकेशन इंडेक्स आती है और इसकी जीएनआई इंडेक्स आती है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि एचडीआई पे आपको आगे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। क्लियर? देखो आपको ये दिया हुआ है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट, अभी तो पता ही होगा आपको कि लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है वो है महात्मा गांधी नरेगा। तो ये तो आंसर आपको पता होगा, लेकिन आपको नरेगा के बारे में और चीज़ें बता देता हूँ। ये 2005 में स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था। एंड इसकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थी वो क्या थी, 100 दिन की गारंटी रोजगार, 100 डेज की आपको रोजगार देनी है हर एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, एडल्ट मेंबर को, ठीक है, क्लियर। और इसमें कोई भी अनस्किल वर्क होगा, पब्लिक वर्क मतलब कि वेल बनानी है या रोड पे कुछ काम करनी है, और दिस इज़ अ लीगली बैक्ड। और अगर डिमांड किया कि हमें काम चाहिए नरेगा में और 15 दिन तक अगर आप डिमांड करने के बाद काम नहीं मिला तो इनको देना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और इसमें जो 1/3 बेनिफिशियरी होगी, इसके कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ, बेनिफिशियरी होगी वो वुमेन होंगी। और इसमें 50% वर्क जो होंगी, 50% वर्क वो ग्राम सभा रिकमेंड करेगी, ग्राम सभा। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। देन फिर सोशल ऑडिट भी है इसमें। ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 1979 में स्टार्ट की गई थी, 1979 में, कि जो रूरल यूथ जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल वाले में आते हैं उसकी टेक्निकल स्किल को इंक्रीज करना, और इतना इंक्रीज करना जिससे कि उसको सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सो ट्राइसम हो गया। देन वर्क फॉर फूड जो है ये भी 1977-78 में आई थी, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप कच्चा रोड बनाओ, डेब्रीज को क्लियर करो और उसके बदले में आपको हम देंगे फूड, ठीक है। फिर ये तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ए जनरल, ठीक है। सो द आंसर इज एमजी नरेगा, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जो होता है वो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ठीक है ना, कि वेल्दी सोसाइटी में लॉरेंज कर्व जो है, सो दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इन सोसाइटी। सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, दैट्स अ लॉरेंज कर्व। तो आंसर तो आपका ये हो गया, लेकिन इसमें आपको देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको एक है, कौन सी है, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ये भी है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे रिलेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे ग्राफ है, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप है, कि हायर इन्फ्लेशन है अगर तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो ये कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा कम होगा, ठीक है। तो ये आपको, ये दो आपको बता दिया। ये देखो फिलिप कर्व है ना, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, और ये जो हो गया क्यूमुलेटिव शेयर एंड हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लॉरेंज कर्व। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रैंक इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। इकोनॉमिकली टॉप पे है बट सेक्स रेशियो में सबसे कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे सेक्स रेशियो खराब किसका है, लोएस्ट किसका है। सो दैट्स अ हरियाणा। हरियाणा का सबसे है 877 है,
ये जितनी भी बात हो रही 2011 के सेंसस से है। हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। केरला में कितना है? 1084। यूटी में सबसे अच्छा किसका है? यूटी में पुडुचेरी की है 1038। देन चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल की बात करो अगर, तो मिजोरम सबसे अच्छा कौन है? मिजोरम 971। और हरियाणा फिर से कम 830। तो समझ गए आप? अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिव्ड विद द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कौन सी टैक्स करती है? तो ये सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, ये सब जितनी भी हैं वो सेंट्रल स्टेट कलेक्ट करती हैं। लोकल फेयर पे जो टैक्स होती हैं, है ना, सो वो ग्राम पंचायत कलेक्ट करती है। लैंड रेवेन्यू हो गया कि जैसे कोई लैंड रेवेन्यू क्या हो गया, ये तो सेल्स टैक्स आपको समझ में आ रही होगी, सामान बेचने पे। और ये जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लैंड पे हो रही है उस पर जो टैक्स लगती है, दैट्स अ लैंड रेवेन्यू टैक्स। तो टैक्स ऑन लोकल फेयर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। कौन सी 5 ईयर प्लान? तो देखो 12वीं 5 ईयर प्लान जो था वो 2012 से 17 में था। ये 9वीं जो था वो 1997 से 2002 तक था। ये 2002 से 7 तक था। और ये 2007 से 2012 तक था। ये लास्ट था, इसके बाद नीति आयोग आ गई थी। तो यहीं पे 12वीं में था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ग्रोथ बेस्ड सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सो द आंसर इज 12th। 10th में क्या था? डबल नहीं 12th में था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, सॉरी। सो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 12th में था। 11वां में था रैपिड एंड इंक्लूसिव, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और 10वां में था आपको डबल पर कैपिटा इनकम, डबल पर कैपिटा इनकम। और 9th में था आपको ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो ये आंसर 12 हो गया। तो ये आपको सारी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन उत्तर प्रदेश हैज़ नॉट बिन सिलेक्टेड डेवलपमेंट अंडर द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुई थी जून 25, आप याद रखिए 2015 में लॉन्च हुई थी। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव थी कि बेसिक इंफ्रा ठीक करनी है सिटी की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन होनी चाहिए, है ना, एंड वहाँ पे जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की होनी चाहिए। तो ये थी। तो उत्तर प्रदेश की 10 सिटी हैं, इसमें 10 सिटीज़ आपको याद रखनी है इसको। इसमें आपको फर्स्ट इज आगरा, देन अलीगढ़, देन बरेली, देन झांसी, है ना, देन कानपुर, देन लखनऊ, देन मुरादाबाद, प्रयागराज, देन सहारनपुर, वाराणसी। देख लो कौन कौन है। कानपुर है, बिल्कुल है। देन लखनऊ है, बिल्कुल लखनऊ है। कानपुर है, लखनऊ है। देन प्रयागराज हो गया आपका, तो इलाहाबाद हो गया, ठीक है। एंड गाजियाबाद नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो गाजियाबाद नहीं है। बाकी आपको ये सारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंट टोटल फर्टिलिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द NFHS 2015-16। देखो 15-16 नहीं, ये NFHS 4 था, अभी हमारी हो गई है NFHS 5, ठीक है। सो NFHS जो है वो 5 हो गई है। ये NFHS 5 जो है 2019 से 19-21 में। तो यहाँ पे जो है वो 2 हो गई है टोटल फर्टिलिटी। तो उस समय 2.2 था, इग्नोर करते हैं, है ना। 15-16 में 2.2 था, अभी क्या हो गई है? 2 हो गई है फर्टिलिटी। जो हमारी रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 उससे भी कम है। सो अभी जो होगा वो 2 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज सेटअप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफाइंग BPL फैमिलीज इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के BPL फैमिली के लिए कौन? सो पहला हम बात करते हैं कि तेंदुलकर कमेटी जो है 2009 में बनाई गई थी। और इसको बनाए गए थे, सुरेश तेंदुलकर इसके हेड थे, कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कि कैसे करेंगे, इसको रिव्यू कीजिए। देन इसके बाद एक लकड़वाल कमेटी थी, लकड़वाल 1993 में ही बनी थी। और इनका जो हेड था वो DT लकड़वाल ने किए थे। और इन्होंने कहा था कि बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ गुड्स वगैरह के है, उस पर हम लोग को करना है।
और इन्होंने बोला था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए थे, वो आपको रिफ्लेक्ट करती है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पुअर। तो कितना कंजम्स करते हैं, कितने बास्केट्स ऑफ गुड्स ऑन सर्विस में, तो उसके बेस पे इन्होंने लकड़वाला ने बोला था। देन एक एनसी सक्सेना कमेटी थी, 2009 में ये भी बनाई गई थी एनसी सक्सेना। तो इन्होंने जो कहा था बीपीएल सेंसस, कि बीपीएल कैसे गणना करनी है, मतलब बीपीएल को किसको कंसीडर करनी है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये किया था कि कौन सी मेथोलॉजी से बीपीएल सेंसस होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज नॉट, सक्सेना कमेटी इज नॉट फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, इट्स फॉर बीपीएल को कैसे गणना करना है, तो ये याद रखनी है। देन हासिम समिति, अगर कमेटी की बात करें तो ये 2012 में बनाई गई थी, और इन्होंने बताया था कि जो अर्बन एरिया में बीपीएल लोग रहते हैं उसको कैसे पता चलेगा कि ये बीपीएल में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसको किया था। सो तो हमारा आंसर जो होगा इसमें वो होगी हासिम समिति। तो आपको सब पता चल गया इसमें, ये एक्सप्लेनेशन में और भी डिटेल में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, सो इंडिया जो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट, तो एट दैट टाइम 21.54। बट देखो अब समझो इस बात को, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये हर 2 साल पे निकलता है, ठीक है। और ये निकालता कौन है, बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में है। और इसमें इन्होंने कहा था कि 2021 की रिपोर्ट, 23 की भी आई नहीं है, 2021 में है, इसलिए मैं डिटेल में अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। 24.62% आपको ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री जो है वो आपको फॉरेस्ट और ट्री कवर है, क्लियर। और इसमें इन्होंने कहा था कि 17 स्टेट यूटी इंडिया में ऐसे हैं जिसमें हमारी जो नेशनल टारगेट है कि 33% आपको ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर करनी है, तो 17 स्टेट और यूटी हैड अचीव 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24.62 2021 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था टू द कंजर्व द, जो टाइगर हैं उसको कंजर्वेशन करने के लिए ये किया था। और दिस इज जो प्रोजेक्ट टाइगर है जो लार्जेस्ट स्पेसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट स्पेसीज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। इसके अंदर एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। सो एनटीसीए भी याद रखनी है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए यूपीपीसीएस ने इस ऑप्शन को हटा लिया था। सो आंसर इज 1973, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथ्रोपोजेनिक बायोम। देखो ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा है और ये 19 में भी क्वेश्चन पूछा है, HTI की क्वेश्चन भी 19 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। नाउ मानव जनित जीवों का एक उदाहरण पूछ रहा है। सो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो होगा ये क्या होता है, दिस इज नथिंग, ये तो बता ही दिया ना, एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित यहाँ पे हो गया। तो जिनको हिंदी इंग्लिश आती है दोनों, वो आप थोड़ा बहुत देख लेना, है ना। सो मैन मेड हो गया। तो मैन मेड कौन सा है, अगर आपने मानव जनित यहाँ पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि मैन मेड है, दैट्स अ क्रॉपलैंड। हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक का आपको मतलब ना पता हो, बट मानव जनित तो पता होगा ना, मनुष्य के द्वारा जो मैन मेड है, सो यह हो जाएगा क्रॉपलैंड। क्योंकि फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट ये सब हो ही नहीं सकेगा, मानव जनित है ही नहीं, है ना। तो क्रॉप फील्ड हो गया, जैसे मैनमेड में क्या क्या हो सकता है, और पार्क हो सकता है, गार्डन हो सकता है, एक्वेरियम हो सकता है, दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक सिस्टम। सो एंथ्रोपोजेनिक इज नथिंग बट द मानव जनित। तो जिनको इंग्लिश हिंदी दोनों आती होगी, तो इंग्लिश मीडियम में भी हो तो आपको अगर दिक्कत हो वर्ड समझने में तो आप हिंदी को देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ईटिंग, बिना पानी पिए हुए कौन सबसे ज़्यादा दिन तक रह सकता है। सो दिस इज कंगारू रैट। कंगारू चूहा जो है ये कहाँ पे मिलती है, नॉर्थ अमेरिका में, है ना, नॉर्थ अमेरिका में। और ये डिजर्ट एनवायरनमेंट में रह सकता है, और ये पूरी लाइफ जो है सो बिना पानी के रह सकती है। तो इनको वाटर कहाँ से मिलती है, सो ये जो है ही और सी ऑब्टेनिंग मॉइस्चर फ्रॉम द सीड्स, जो ये खाते हैं ना, सीड्स वगैरह सब पानी रहती है ना, आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो वहाँ से जो ईट करते हैं वो वहाँ से आप लेते हैं, और इनकी किडनी बहुत इफिशियंट होती है। सो द आंसर इज कंगारू रैट, ठीक है। अगला है कि इंडिया पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है।
सो इंडिया का पहला मरीन डाइवर्सिटी ये खोली गई थी 2011 में। 2011 में इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ मैरीन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी खोला गया था। ये खोला गया था जामनगर में खोला गया था, जामनगर में, है ना। ये इंडिया में जो कोस्टल जोन्स हैं, इंडिया की जो कोस्टल जोन है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी हैबिटेट्स हैं, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। तो 2011 में इसके लिए खोला गया था कि इनको सेफगार्ड करना है ना, जहाँ पे मरीन डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो वो था जामनगर में, ना कि भावनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डचिगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डचिगम नेशनल पार्क पहले तो कहाँ है, ये बात कीजिए। सो ये आपको श्रीनगर से ये पहले तो बात करते हैं कि ये डचिगम नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर से 20-22 किलोमीटर दूर पे है। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो हैं आपको कश्मीर स्टैग, हंगुल या कश्मीर स्टैग होते हैं। एंड दिस इज एंडेमिक टू कश्मीर, मतलब ये सिर्फ कश्मीर में है, एंडेमिक टू कश्मीर वाले एरिया में ही है ये बस। और ये हंगुल और कश्मीर स्टेट को स्टेट एनिमल भी बोलते हैं ऑफ JNK। तो इस जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल बोलते हैं। इसकी IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला है। एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये। तो इतनी आप याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है कि व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी डे कब की। सो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती हैं वो 22 मई को है, 22 मई को। देन और 2023 में जो था, 2023 की जो आपको ये थी, 2023 की जो थीम्स थी वो थे फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आप याद रखिए कि 22 मार्च को होती है वर्ल्ड वाटर डे, देन 16 अप्रैल को होती है वर्ल्ड वॉइस डे, और 23 जून को हर साल मनाई जाती है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ये सारी डिटेल आपको दी हुई है, आपकी आंसर्स हो गई 22 में। और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। तो अगले क्लास में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे, आपको PDF मिल जाएंगी, है ना। सो दिस इज द कोटेशन ऑफ द डे कि आप अपनी ज़िंदगी को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, क्योंकि कंफर्ट जोन के ख़त्म होने के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। सो यू हैव टू लीव कंफर्ट जोन टू चेंज योर लाइफ, ठीक है। सो ये हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट PDF ऑन दिस चैनल PYQ_Pedia। अगर आपको कोई इशू हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, वैसे मैंने इंश्योर किया है कि आपको एरर ना हो, बट फिर भी अगर कोई एरर होगी तो आप खुद से सुधार लेना। और अगर कोई बड़ी एरर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी पॉइंट करने से पहले कोई ऑथेंटिक सोर्स देख लेना, एंड ऑथेंटिक सोर्स को आप साइट करना, सो डैट कि आई कैन चेंज आंसर्स, ठीक है, और बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो, ठीक है। किसी भी ऐसे नहीं कि आपने गूगल पे सर्च किया एंड आई गॉट दिस आंसर, सो यही आंसर होगा। सी द ऑथेंटिक सोर्स एंड जैसे NCERT हो गई, किसी अच्छी सी पब्लिकेशंस ने वो पब्लिश की है ना, गवर्नमेंट की साइट्स हैं, तो वहाँ से अगर कोई आंसर आपको डिफरेंट लगे तो आप डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में। एंड यू कैन मेल मी ऑन UPSC pyqpedia@gmail.com पे कर सकते हो। सो विल मीट नेक्स्ट डे at 8 PM। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।